करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, सबसे पहले हम बात करेंगे कि चर राशियां क्या होती हैं और अचर राशियां क्या होती हैं। तो कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कि चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें समीकरण में उनके मान बदलते रहते हैं, और अचर राशियां वे राशियां होती हैं जो बीजगणितीय समीकरण में रखने पर उनके मान कभी बदलते नहीं है। जैसे चर राशि की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे ए बी सी डी एक्स वाई जेड एम एल ये जितने भी हमारे हैं ये सारी की सारी चर राशियां होती हैं। और अगर हम अचर राशियों की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये जितने भी अंक है -1 -2 ये सारे के सारे क्या हैं हमारे अचर राशियां होती हैं। इनका मान समीकरण में रखने पर नहीं बदलता। अब हम पहले बात करेंगे कि समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण से पहले हम बात करेंगे बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजगणितीय व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जो चर तथा अचर राशियों के अंकगणितीय संक्रियाओं के द्वारा जुड़ने पर बनते हैं। जैसे यक्स चर राशि है और 5 अचर राशि है और वह धन द्वारा जुड़े हैं तो यह बीजगणितीय क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा। यही बीजगणितीय व्यंजक अगर बराबर चिन्ह के साथ हो जाए तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। और बराबर चिन्ह के साथ हमने अगर इसको लिख दिया तो ये समीकरण कहलाएगा। अब हम बात करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं, केवल एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसकी अधिकतम घात क्या हो, एक हो, उसे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी समीकरण में सिर्फ एक चर होना चाहिए और उसकी अधिकतम घात रैखिक होने के लिए कितना होना चाहिए, एक। चर भी एक होना चाहिए और उसकी अधिकतम घात भी एक हो तो हम उसे रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक समीकरण दिया है, यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है, ये सारे के सारे इसकी अधिकतम घात अगर हम बहुपद के देखें तो ये क्या है, एक है। और इनमें चर भी एक ही है, सिर्फ देखिए इसमें चर y है, इसमें चर z है और इसमें सिर्फ चर x है, तो इसे एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। अब बात करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। अगर हम समीकरण के युग्म, यह एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। एक चर वाले रैखिक समीकरण में यदि किसी भी चर का अगर हम मान रखते हैं, उस चर का अगर हम मान समीकरण में रखते हैं और चर का मान रखने पर वह समीकरण को संतुष्ट करता है तो हम उसे उसका हल कहेंगे। जैसे एक हमने छोटा सा एग्जांपल यहाँ लिख रखा है कि एक रैखिक x बराबर 2 रैखिक समीकरण का क्या है, एक हल है। अगर यह इसका हल होगा तो यह इसे संतुष्ट करेगा, यानी इसके दोनों पक्षों को बराबर कर देगा। हम देख रहे हैं किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष। बाएं पक्ष में भी हम x का मान रखे हैं, दाएं पक्ष में भी x का मान रखे हैं और दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं, इसलिए यह समीकरण का हल है। यह पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8, 9 और 9 तक। अब 10 में आपको ये एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं पढ़ने हैं, आपको पढ़ने हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा कोई रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या क्या हो, 2 हो और उसकी अधिकतम घात 1 हो, तो हम उसे कह देते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जैसे अगर हम ध्यान दें कि इस चर की अगर हम बात करें तो इस चर पर भी इसकी घात कितनी है, 1 है, और दूसरा जो हमारा चर y है उस पर भी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे और यह इसका मानक रूप होता है। जहां a b c वास्तविक अचर है, इसका मतलब यहाँ जरूर कुछ ना कुछ इसके रियल नंबर्स रखे जा सकते हैं। बस a और b को क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर a और b 0 नहीं होते हैं तो कोई भी इस फॉर्म का समीकरण क्या कहलाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। एग्जाम्पल 3x - y + 7 = 0, ये 7x + y = 3, ये दोनों के दोनों क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल चर राशियों का वह मान, चर राशियों का वह मान जो समीकरण में रखने पर समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। जैसे एक समीकरण हमने लिखा है 5x + 3y = 4, इसमें हम x और y का मान रख रहे हैं, तो x और y का मान रखने पर यह दोनों बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, यानी समीकरण क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। अतः यह जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का क्या है, हल है। ध्यान दो, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के हल करने की विधि।
दो विधियां होती है इनकी, एक विधि होती है बीजगणितीय विधि और दूसरी ग्राफीय विधि। बीजगणितीय विधि तीन प्रकार की होती है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि। फिलहाल आपके सिलेबस से वज्र गुणनखंड विधि डिलीट कर दिया गया है, लेकिन हम तीनों पढ़ेंगे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि। और ग्राफीय विधि से जब हम हल करते हैं तो ग्राफीय विधि में जब हम ग्राफ खींचते हैं, दो समीकरणों के लिए कुल कितने ग्राफ बनते हैं? दो लाइनें बनती हैं, और इन दो लाइनों के लिए तीन कंडीशन होती हैं, तीन दशाएं होती हैं। दशा नंबर 1, अगर P और Q मान ले कि यह इन दोनों समीकरणों को निरूपित कर रहे हैं, तो P और Q जब एक दूसरे को इस तरह प्रतिच्छेदित करेंगे तो उसके लिए कंडीशन होगी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यानी A1 A2 B1 B2 हम तुलना करेंगे, और अगर वो बराबर नहीं आए तो हम उसे कह देंगे क्या कि वह एक दूसरे को क्या है, प्रतिच्छेदित करेंगी। पूछता है इनके हल कितने होंगे, तो इनका हल अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब सिर्फ एक हल, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं? एक बिंदु पर, तो इनका एक हल होता है। दूसरा कंडीशन होता है परस्पर रेखाएं संपाती होंगी। P और Q अगर संपाती होंगी, इसका मतलब P और Q दोनों एक ही लाइन पर है, यानी इस समय इसका हल कितना होगा? अनंत हल होता है। और ये इनके अगर हलों में संगत और असंगत की बात करें तो ये निर्भर संगत कहलाते हैं। इस कंडीशन में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों के तीनों बराबर हो जाते हैं। दशा तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन में ग्राफीय विधि से जब हम इन दोनों समीकरणों के निकायों को P तथा Q से निरूपित करेंगे, तो या तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, नहीं तो एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाएंगी, नहीं तो एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। कंडीशन यही होता है। मान लीजिए ये हमने दो मार्करों को दो लाइन की तरह अगर हमने दिखाया, तो इसकी तीन कंडीशन बनेंगी। एक दूसरे को ये क्या करेंगे? कट करेंगे, एक जगह एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे। दूसरा, यह दोनों एक दूसरे पर चिपक जाएंगी, यानी संपाती हो जाएंगी, और नहीं तो ये एक दोनों दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। यही तीन कंडीशन यानी समांतर होंगी। यही तीन कंडीशन फॉलो होता है। अगर वो समांतर होती हैं तो कंडीशन बनता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी A1/A2 B1/B2 बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं है। जब हम ग्राफीय विधि से इस कंडीशन को हल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बीजगणितीय विधि के पहले विधि यानी विलोपन विधि को हल करने जा रहे हैं। चलिए हल करते हैं। हमारे पास दो समीकरण यहां दे रखे हैं, हमारे दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं। पहला रैखिक समीकरण जो है, पहला रैखिक समीकरण दे रखा है 3x + 6y + 6 = 0। ये है हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 2x - y = 6। ये तीन कंडीशन, इसने दो कंडीशन हमारा दे रखा है। हम करते क्या है, इसे हम समीकरण को, यह प्लस जो 6 दिख रहा है, एक 6 हमारा यहां है, तो हम इस वाले समीकरण के लिए यहां जो +6 है, हम अगली वाली लाइन में क्या कर सकते हैं, इसे यहां से हटाकर हम यहां लिख सकते हैं। तो +6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब हमारा दोनों सेम हो गया। अब हम जैसे ही हमारा ऐसा समीकरण मिल जाता है तो विलोपन के लिए हम किसी एक चर वाले रैखिक समीकरण को विलुप्त करते हैं। अब बताइए, x चर वाले को विलुप्त करना है कि y चर वाले को? वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसे विलुप्त करना चाहते हैं। y को विलुप्त करना चाहते हैं, तो y को जब हमें विलुप्त करना है तो हम क्या करते हैं, हम y में सबसे पहले चिन्ह का ध्यान रखते हैं, चिन्ह का ध्यान देते हैं। हमारा एक चिन्ह प्लस है और दूसरा माइनस है, यानी एक धन चिन्ह है और एक ऋण चिन्ह है। तो धन और ऋण चिन्ह जब एक साथ ज्वाइंट होते हैं तो 0 हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। इसका मतलब हमें इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, यानी हमें समीकरण को जोड़ना है। अब हम अंक की बात देखते हैं। यहां अंक 6 है और यहां कितना है? 1। तो 6 और 1 का एलसीएम लेंगे 6। हम एक बात बताइए, 6 में ऐसा क्या गुणा कर देंगे, या हम 1 को 6 बनाना आसान है कि 6 को 1 बनाना आसान है?
एक को 6 बनाना आसान है, तो हम एक में ऐसा क्या गुणा कर दें कि वो 6 हो जाए। 6 का अगर हम 6 का गुणा कर देंगे तो 6 करने 6 हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, यहां जो हमारा एक दिया यानी समीकरण 2 में ही ना एक है, तो समीकरण 2 में कितने का गुणा करा देंगे, 6 का। लिख देंगे समीकरण 1 धन समीकरण 2 गुणे 6। समीकरण 1 धन समीकरण 2 गुणे 6 कराते हैं। चलिए समीकरण 1 को लिख लेते हैं, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू -6। यहाँ 3x धन 6y बराबर -6। अच्छा, दूसरे वाले में 6 का गुणा करा रहे हैं, तो 6 का गुणा इसमें भी होगा, यानी 6 का गुणा हम 2x माइनस y में भी हम कराएंगे, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12x। 6 का 1 में गुणा कराएंगे -6y, और 6 का 6 में गुणा कराएंगे 36। कोई दिक्कत? अब जब हम इसे जोड़ते हैं तो देख रहे हैं कि हमारा जो है यहां यह धन 6 है और यह ऋण 6 है। धन 6 से ऋण 6 घट जाता है, कट जाता है, 0 आता है। 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 यक्स, और यहां 36 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 30, तो यक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 30 बटा, यहाँ गुणे 15 है तो चर और अचर के बीच में गुणे का संबंध होता है, तो यहाँ गुणे है तो इधर आएगा तो यह भाग में हो जाएगा, बटे हो जाएगा, और जब हम यक्स में भाग देंगे 30 से तो कितना आएगा 2। बस आपका यह जो मान आया है यक्स का यही मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा y का। तो जिसमें चाहे आप उसमें रख सकते हैं, यक्स में रखना है कि y में, यह आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं दोनों में आपको रख के दिखा रहा हूं, दोनों में, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में। लेकिन पेपर में जब यह आता है तो आपको किसी एक में ही रखना होता है। चलिए रखते हैं, समीकरण 1 में यक्स बराबर 2 रखने पर, रखते हैं। समीकरण 1 क्या दिया है, 3x धन 6y बराबर -6। यक्स के जगह हम 2 रखेंगे तो 3 गुणे 2 धन 6y बराबर -6, तो यानी 6 प्लस 6y बराबर -6, तो 6y बराबर -6, प्लस 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, यानी 6y बराबर -12, तो y बराबर -12 बटा 6, यानी y बराबर -2। अच्छा चलिए हम इसको समीकरण 2 में रखते हैं, क्या आंसर दूसरा आएगा, देखते हैं। नहीं आएगा। समीकरण 2 में यक्स बराबर 2 रखने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो 2 के जगह 2, यक्स के जगह 2, माइनस वाई बराबर 6। माइनस वाई को आप उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस वाई, या प्लस 6 को इधर लाइए तो हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा 4। आप डायरेक्ट न कीजिए, 4 माइनस वाई बराबर 6, तो माइनस वाई को आपने उधर भेज दिया वाई, और ये हो जाएगा 4 माइनस 6, यानी y इज इक्वल टू -2। दोनों में सेम आंसर आए हैं कि नहीं। लेकिन आप जब पेपर में या क्वेश्चन जब करते हैं तो आप किसी एक ही समीकरण में रख करके आंसर लाएंगे, या तो समीकरण 1 में या नहीं तो समीकरण 2 में। अब ऐसे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की एक खासियत भी होती है, हम इसके उत्तर की जांच कर सकते हैं, क्या हमारा आंसर सही आया है कि नहीं सही आया है, हम इसकी जांच कर सकते हैं। उत्तर की जांच, आपको किसी आंसर शीट को जांचने की जरूरत नहीं है, किसी आंसर शीट को देखने की जरूरत नहीं है, आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही जांच सकते हैं कि आपकी उत्तर सही है कि नहीं सही है। हमारे 2 उत्तर आए हैं, यक्स इज इक्वल टू आया है
2 और y इज इक्वल टू आया है -2, यही आया है। चलिए उत्तर की जांच करते हैं, क्या हमारा उत्तर सही है। हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 क्या है, 3x धन 6y, तो 3 के जगह 3, x के जगह 2, 6 के जगह 6 और ये y के जगह -2, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, यानी कितना आएगा -6। क्या हमारा -6 है ये, इसका मतलब हमारा उत्तर 50% क्या हो गया, सही हो गया। अगर यही मान अगर हम समीकरण 2 में भी रखते हैं और समीकरण 2 में भी रखने पर यह वापस 6 आ जा रहा है तो हमारा 100% आंसर सही हो जाएगा। चलिए रखते हैं, समीकरण 2, समीकरण 2 दिया है 2x - y, तो 2 के जगह 2, x के जगह 2, अब माइनस y के जगह -2, 2 दूनी 4, माइनस का माइनस में गुणा हुआ +2, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, हमारा 4 और 2 6 हो गया। क्या 6 ये भी दिया था क्या, बिल्कुल दिया था। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या आया हुआ है, सही आया हुआ है, हमें किसी आंसर शीट की जरूरत नहीं। चलो ध्यान देते हैं, हमने सीखा था विलोपन विधि, आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे हल करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण को लिख लेते हैं। हल क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे 2x + 3y इज इक्वल टू 11 और 2x - 4y इज इक्वल टू -24, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया, समीकरण 1 हो गया और यह समीकरण 2 हो गया। हम सबसे पहले करेंगे क्या कि हम देखेंगे कि किस से प्रतिस्थापित करें। अगर हम समीकरण 1 से प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे और समीकरण 2 से प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो किसी एक में हमें प्रतिस्थापित करना है और दूसरे में रखना है, तो किस में रखें हम, समीकरण 1 से प्रतिस्थापित करें। चलो समीकरण 1 से प्रतिस्थापित करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें प्रतिस्थापित करना है तो समीकरण 1 लिखेंगे 2x + 3y इज इक्वल टू 11। हमको x को करना है कि y को, किसी एक ही चर को करना पड़ेगा, किसको करें, y को करते हैं। तो y को प्रतिस्थापित करना है तो x को हम यहीं छोड़ देंगे और y को हम इधर लेते आएंगे और ये हो जाएगा, अब यहाँ 2x है तो x हो जाएगा 11 - 3/y और अपन 2, बस ये हमारा x का मान आ गया। और यही x का मान हम किस में प्रतिस्थापित कर देंगे, समीकरण 1 से लिए हैं तो किस में प्रतिस्थापित करेंगे, 2 में। x का यह मान, x का यह मान 1 से लिए हैं तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर कर रहे हैं 2x, x के जगह हो जाएगा 11 - 3y/2, 11 - 3y/2 अब -4y बराबर -24, ठीक है। यहां देखेंगे बटे 2 है और यहां गुणे 2 है, बटे 2 से गुणे 2 कट जाएगा, हो जाएगा 11 - 3y -4y -24 प्लस 11 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -11 और -3 - 4 कितना हो जाएगा -7
और ये -24 और ये +11 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -11, तो -11 इधर आ गया। अब देखो -24 -11 -35 होगा क्या, ठीक, और ये -7y है तो y बराबर क्या हो जाएगा -35 अब बटा -7। -7 से 35 में भाग देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा 5, ठीक। अब y का यह मान आ गया, बस y का यह मान आया तो हम इसी मान को हम किस में रख देंगे, जो हमारा x आया हुआ था, देखिए यहाँ x आया हुआ है तो हम यहाँ y का मान रख देंगे x माइनस 3 गुणे 5 अब बटा 2, कितना हो जाएगा 11 अब -15 बटा 2 यानी -4 बटा 2, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया -2। तो हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5। आया समझ में। अब हम देखेंगे बज्र गुणनखंड विधि। बज्र गुणनखंड विधि के लिए क्या करते हैं, बज्र गुणनखंड विधि को हमें देखना है। वज्र गुणनखंड विधि के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण ध्यान से देखिए, 2x + 3y और बराबर 11 दिया है। इस 11 को हमें पहले लाना होगा, 2x + 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1। ऐसे ही समीकरण 2 को जब हम लिखेंगे तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 दिया है, -24 हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +24। अब ये हो गया बराबर 0, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना हम रैखिक समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने। अब हम यहां ध्यान से देखेंगे कि हमारा यहाँ a1 a2 b1 b2 का मान ज्ञात करना है, क्योंकि इसके बाद की विधि जो हम ग्राफीय विधि पढ़ेंगे उसमें हमें इनकी तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है, हमको तुलना करने आना चाहिए। हम ध्यान दीजिए, यहाँ ये है a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू, यहां ध्यान देंगे a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। अब हम ध्यान देंगे, यहां हम जब तुलना करेंगे तो हमारा a1 a2 b1 b2 और तीसरा है c1 c2 को केयर करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, x है तो x है, a1 है तो क्या है, यहां 2 है क्या a1, y है तो y है और b1 के जगह यहां क्या है c1 है तो यहां क्या है -11। तुलना करने आया, क्योंकि वज्र गुणनखंड विधि के लिए हमें तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है। अब x है तो x है, a2 है तो क्या है 2 है क्या, y है तो y है, b2 है तो क्या है और c2 है तो क्या है
24 है। ठीक, अब हम यहां लिखेंगे वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। से वज्र गुणनखंड विधि हमें क्या कहता है? वज्र गुणनखंड विधि कहता है कि आपका यक्ष चर के साथ जो गुणांक है, वाई चर के साथ जो गुणांक है, और जो आपका स्थिरांक के साथ गुणांक है, उसको आप नोट कीजिए। ध्यान दो, ध्यान एकदम अच्छे से हमें ध्यान देना है बोर्ड पर। हम इनके गुणांक को लिख रहे हैं। यक्ष का गुणांक अगर हमें लेना है तो हम यक्ष वाले यक्ष का चर अगर हमें लेना है तो यक्ष का गुणांक छोड़ देंगे। हमें क्या दिखाई दे रहा है? B1 B2 C1 C2, तो यहां हो जाएगा B1 B2 C1 C2। अब हमें y का गुणांक लेना है, तो y के गुणांक में हमको B1 B2 दिखाई दे रहा है ना, तो B1 B2 क्या कर देंगे, हम ढक लेंगे, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? C1 C2 A1 A2, तो हमको दिखाई दे रहा है C1 C2 A1 A2। यह तीसरी विधि है सॉल्व करने की। और फिर कांस्टेंट के लिए हमारा C होता है, तो C को ढक लेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? A1 A2 B1 B2। हम इसे बस तुलनात्मक अध्ययन के लिए दिखाए हैं, ये हम पेपर में राइट नहीं करते हैं, हम बस बोर्ड पर आपको तुलनात्मक अध्ययन सिखाना है कि कैसे किया जाता है, क्योंकि ग्राफीय विधि के लिए इसका आना बहुत जरूरी है, तुलना करने आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देंगे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी वज्र गुणनखंड होता है, वज्र की तरह गुणनखंड होता है, कराते हैं तो क्या हो जाएगा? यक्स इज इक्वल टू B1 का मल्टीप्लिकेशन किसमें होगा? B1 का मल्टीप्लिकेशन C2 में होगा, और B2 का किसमें होगा? C1 में, और हम उसे हटा देते हैं। मॉड का मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है। ठीक, अब y अपान C1 का किसमें गुणा होगा? C1 का गुणा होगा A2 में, और C2 माइनस करके C2 का गुणा होगा A1 में। इस बात का ध्यान रखें, हम पहले ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन उसके नीचे वाले में वज्र की तरह गुणन कराते हैं, उसके बाद माइनस करके यहाँ, फिर तीसरा हमारा हो जाएगा 1 अपान A1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा B2 में, और A2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा B1 में। ठीक, अब हम आते हैं इसका गुणन पर। अब गुणन हो गया, गुणन के जगह अब जो हमने मान रखा है उसकी वैल्यू रख देते हैं। आते हैं इसमें, ये पूरा बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है ना? तो अब हम यहां लिखेंगे यक्स अपान, यक्स अपान की बात करते हैं। यक्स अपान, अब हम ध्यान देंगे यहां हमारा B1 की वैल्यू क्या है? B1 कितना नोट किया हम? -4 अगुड़े। C2 की वैल्यू क्या नोट हुई है हमारी? 24, तो यहां हम लिख देंगे 24 अब माइनस। अब हमारी दूसरी वैल्यू है B2 की वैल्यू क्या है? B2 की वैल्यू -4 है, तो ये हो गया -4, और C1 की वैल्यू कितनी है? -11 है, -11। अब y के लिए नोट करेंगे, y के लिए C1 की वैल्यू क्या है? -11, और A2 की वैल्यू क्या है? 2, तो यह हो जाएगा 2 गुणे -11 माइनस। C2 की वैल्यू क्या है? 24, और A1 की वैल्यू क्या है? 2।
और अब हम आते हैं तीसरे पर 1/A1B2 पर। 1/A1। A1 की वैल्यू क्या है 2, और आप ध्यान देंगे B2 की वैल्यू क्या है -4। अब माइनस, अब यहां ध्यान देंगे A2 की वैल्यू क्या है 2 और B1 की वैल्यू क्या है 3, तो 2 गुणे 3। अब हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, यक्स माइनस। अब 24 का पारा हमें पहले सबसे पहले चिन्हों का गुणा कराएंगे तो माइनस का प्लस में होगा माइनस, और 24 चौक को बात करते हैं तो 24 चौक को 96 होता है, 96 हमने लिख दिया। माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, हाँ देखिए यहाँ एक फॉल्ट हुआ है, B1 की वैल्यू हमको क्या नोट करनी थी 3 और हमने नोट किया है -4। तो हम एट लास्ट आंसर चेक करते हैं, आंसर चेक करते समय अगर फॉल्ट होता है तो हम उसे सही कर सकते हैं, ऐसे ही आप फॉल्ट हो सकता है आपसे नोट करते समय। तो B1 की वैल्यू क्या हमारी है 3, तो हम यहाँ 3 रख देंगे, तो अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 24 × 72, माइनस माइनस का माइनस में हुआ प्लस, 11 चौको 44। ठीक है, अब आगे आते हैं y, 11 दूना 22। वज्र गुणनखंड कराते समय हमें वैल्यू को नोट करते समय ध्यान देना है, गलती हो सकती है, हम उत्तर की जांच में इसे अभी पकड़ लेते। अब 11 दूना 22 और 24 दूना 48। अब हमारा हो गया ये -8 और 3 दूना 6, -4, 4 दूनी 8 और 6, क्या हो जाता हमारा यक्स, घटाते हैं 12 में से 4 गया 8, और यहां बचा 6, 6 में से 4 गया 2। यहां बात करते हैं y माइनस 8 में से 2 गया 6, और यहां 4 में से 2 गया 2। एक और गड़बड़ हुई है हमारा, यहां ध्यान देंगे, माइनस का प्लस में हुआ क्या होगा माइनस होगा ना, माइनस का प्लस में होगा माइनस, तो 8 और 2 10, और 4 और 2 6 और 1 7, -70 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1/-14। अब लिखेंगे यहां x बटा 28 इज इक्वल टू 1/-14। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दे, x बराबर क्या हो जाएगा 28 गुणे 1 बटा -14, 14 करने 14, 14 दूना 28 हो जाएगा, x बराबर कितना है -2, x बराबर -2 आ गया। और दूसरी बार जब हम तुलना करेंगे तो y बटा -70 बराबर 1 बटा -14। अब इसको हम यहां भेज देंगे, y बराबर हो जाएगा -70 गुणे 1 बटा -14, माइनस से माइनस कट गया, 14 करने 14, 14 पचे 70, y बराबर कितना आ गया 5। हमारा आंसर आया है x बराबर -2 और y बराबर 5। यहां भी हमारा यही आंसर आया है क्या, x बराबर -2 y बराबर 5। यानी आप विलोपन विधि से करें, प्रतिस्थापन विधि से करें, या वज्र गुणनखंड विधि से करें, तीनों में सेम आंसर आते हैं। अब हम इन केस हो सकता है जैसे हमने यहाँ 2 जगह हमने फॉल्ट किया, हमारा आंसर अगर गलत हो जाए तो हम आंसर की जांच कर सकते हैं, उत्तर की जांच खुद कर सकते हैं, ताकि हमें 100% सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है। हम उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम समीकरण को लिख देंगे 2x + 3y। हम x के जगह x का मान रखेंगे और y के जगह y का मान रखते हैं, 2 गुणे x का मान हमारा -2 है और प्लस 3 गुणे y का मान हमारा 5 है, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 15, यानी कितना 11 हुआ हमारा भी, यहाँ भी यही है।
अब बात करते हैं अगले, यानी हमारा आंसर 50% क्या हो गया, सही हो गया। इस बात का केयर करें, उत्तर की जांच करते समय सिर्फ समीकरण 1 में नहीं रखना है आपको, समीकरण 1 में भी रख करके चेक करेंगे और समीकरण 2 में भी रख करके चेक कर सकते हैं। इन केस कोई कंडीशन बन सकती है कि समीकरण 1 का तो सही हो जाएगा, लेकिन 2 का अगर थोड़ा भी गलत होगा तो 2 में पकड़ में आ जाएगा। तो हम समीकरण 2 में भी रख करके 100% कंफर्मेशन कर लेते हैं। 2x माइनस 4y, यानी 2 के जगह 2, x के जगह -2 और -4 और y के जगह 5, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -20, यानी हो जाएगा -24। क्या ये दोनों सही आए हैं? आए हैं कि नहीं? यानी दोनों में हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, दाया पक्ष बाया पक्ष के बराबर है, यानी हमारी उत्तर की जांच सही साबित हुई है। हम समीकरण को लिखेंगे, समीकरण निकाय हम सबसे पहले लिख लेंगे। समीकरण के लिए x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारा समीकरण निकाय है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यह हमारा दूसरा समीकरण निकाय है। ऐसे में जब हमको समीकरण निकाय हम लिख लेंगे, तो समीकरण निकाय लिखने के बाद हम सबसे पहले इनकी तुलना दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से करते हैं, ताकि हमें वैल्यू पता चल सके। और हमें ग्राफीय विधि में हम लोगों ने जाना था कि क्या ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, क्या एक दूसरे के समांतर हैं या एक दूसरे के संपाती हैं। हमें ये जानना ग्राफ खींचने से पहले बहुत जरूरी है। तो इसे हम पता करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर, जब हम ये तुलना करेंगे तो हम इसका तुलनात्मक अध्ययन यहां हम देख रहे हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यह समीकरण 1 है। तो हमारा इसका तुलनात्मक अध्ययन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से देखेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो a1 हमारा x के जगह x है, तो a1 के जगह हमारा क्या हो गया 1। तो हमारा यहाँ a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। b1 हमारा कितना हो जाएगा, b1 हमारा हो जाएगा -1 और हमारा c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब हम आते हैं दूसरे समीकरण निकाय पर। हम दूसरे समीकरण निकाय को लिखेंगे। दूसरे समीकरण निकाय को हम लिखें 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसकी जब हम तुलना करेंगे तो हो जाएगा ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। x के जगह x है, y के जगह y है, तो c2 के जगह 2 है, b2 के जगह b2 है और a2 के जगह 3 है। तो हम यहाँ वैल्यू जब नोट करेंगे तो लिखेंगे a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू -12 हो गया। ये हो गई हमारी a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू। जैसे ही हमें वैल्यू मिल जाएगी ना, दोनों रेखाओं के 3 कंडीशन होते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन को चेक करेंगे हम। पहला कंडीशन जो हमारा होता है दशा फर्स्ट, अगर हम आते हैं ग्राफ के लिए तो हमें ये जानना जरूरी है। तीनों दशाओं को हम चेक करेंगे तो लिखेंगे यदि a1 अपान a2 a1 अपान a2
इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो चलो A1 की वैल्यू देख लेते हैं। A1 1 है और A2 3 है, B1 -1 है और B2 2 है। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं, तो इसीलिए हमने बराबर लिख करके कट कर दिया है। इसका मतलब ये बराबर नहीं है। इससे हमें यह पता चलता है कि रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। रेखाएं एक दूसरे को, या रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। हमें ग्राफ पता चल गया, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे। यानी हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? क्रॉस में बनेगा। एक बिंदु पर वो प्रतिच्छेदित करती हुई बनेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। इन केस अगर आपका A1 अपान A2 B1 अपान B2 बराबर आ जाता है और इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 आ जाता है, तो उस समय ग्राफ क्या बनेगा? समांतर बनेगा। और तीनों अगर बराबर हो जाते हैं तो समपाती बनेगा, यानी ग्राफ एकदम एक ही पर आएगा। अभी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उस समय इस बात का हम ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने जब इसको चेक कर लिया, हमारा पता चल गया कि यह प्रतिच्छेदित करेंगी, यानी इसके हल जो होंगे संगत होंगे और इसका एक हल निकलेगा। तो अब हम इसे एक हल निकालने के लिए इसे हल करते हैं। तो हल करने की हमने 3 विधियां सीखी हैं, विलोपन विधि, बज्र गुणन प्रतिस्थापन विधि और बज्र गुणनखंड विधि। उनमें से तीनों में से किसी एक विधि से हम इस समीकरण को हल करेंगे और इसके एक बिंदु वाला मान लाएंगे। तो हम हल करते हैं समीकरण 1 व 2 से। हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। समीकरण 1 बताइए किसको विलुप्त किया जाए, x को कि y को? y को विलुप्त करते हैं। तो y के लिए यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। 2 को 1 बनाना आसान है कि 1 को 2 बनाना आसान है? 1 को 2, तो 1 में ऐसा क्या गुणा कर दें कि वह 2 हो जाए। इसका मतलब 2 का, और 1 किस में है? समीकरण 1 में है, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 गुणे 2। तो समीकरण 1 में गुणा करा देंगे 2 का, समीकरण 1 गुणे 2। और दोनों के चिन्ह क्या है? विपरीत है। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब दोनों के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो जोड़ते हैं, और दोनों के चिन्ह एक जैसे हो जाते हैं। मान लीजिए दोनों के दोनों माइनस में हो जाते तो घटाते, या दोनों के दोनों प्लस में हो जाते तो घटा देते। तो समीकरण 2 के साथ क्या कर देंगे? इसे हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 में गुणा करा रहे हैं 2 का, 2 का A1 में हुआ 2x, 2 का -1 में हुआ 2y और 2 का 2 में हुआ 2 इज इक्वल टू 0। और समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 2y -12 इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम इसमें यहां ध्यान देंगे कि हमारा -2y प्लस 2y कैंसिल हो गया, और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5x, प्लस 2 में से -12 जाएगा, -10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यानी 5x इज इक्वल टू -10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/5 यानी कितना? 2। x इज इक्वल टू आ गया 2। x का यह मान हम क्या करेंगे? समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो बताइए किस में रखें? चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 2 है 3 x के जगह 2 धन 2y -12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस 2y -12 इज इक्वल टू 0। तो 2y -6 इज इक्वल टू 0। -12 में से प्लस 6 जाएगा, -6 बचेगा, तो 2y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 6/2 यानी कितना? 3। यानी जो हमारा एक बिंदु आ रहा था वह बिंदु क्या है? वह बिंदु हमें प्राप्त हो गया है, और उस बिंदु का नाम है उस बिंदु का नाम है
यक्स कामा वाई, और वो जो बिंदु है यक्स के जगह हमारा आया है 2 और वाई के जगह कितना आया है 3। अब हम लिखेंगे, यहां तक तो आपने पहले भी सीखा था। अब हम आते हैं ग्राफ वाली विधि के लिए। अब हम लिखेंगे ग्राफ के लिए हल सारणी। ग्राफ के लिए हल सारणी, हम ये हेडिंग डाल देंगे। ग्राफ के लिए हल सारणी। सबसे पहले समीकरण 1 के ग्राफ के लिए हम हल सारणी निकालते हैं। समीकरण 1 के लिए निकालेंगे, तो समीकरण 1 के लिए ध्यान देंगे। समीकरण 1 के लिए यहां हमारा वैल्यू दिया है x माइनस वाई प्लस 1। इसमें से किसी एक को आप अकेले कर दीजिए, या तो x को नहीं तो y को। किसी एक को अकेले करेंगे तो दूसरे में हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए किसमें हम रख दें? x को अकेले करना है तो बाकी सबको उठा के उधर लेते जाइए। माइनस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अब प्लस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बस। अब हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, हल की सारणी बनाएंगे। और इस सारणी में हमको कम से कम 2 मान और अधिकतम 3, 4, 5 आप अपनी सुविधा के अनुसार निकाल सकते हैं। हमने एक लिखा x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 और दूसरा हमारा हो जाएगा y। अब हम ध्यान देंगे कि हमारा एक मान पहले से ही x y का आ चुका है। x में कितना है, 2 है, और y में कितना है, 3 है। अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 नहीं हो जाएगा। एक मान हमको पहले से ही मिला हुआ है। अब इसको हम एक नाम दे देते हैं और इस बिंदु का नाम हमने दे दिया a। इस बिंदु का नाम हो गया a 2,3। अब आपको अपनी मर्जी से कोई 2 मान निकालने हैं, चाहे आप जो वैल्यू रख सकते हो। तो बताइए क्या रखें हम? समीकरण 1 में y बराबर कुछ ऐसा मान रखिए कि यक्स का मान निकल जाए। अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जितना बढ़िया बढ़िया आप ग्राफ खींच सकते हैं, कुछ भी। तो बताइए क्या रखें हम y की जगह? 4। y बराबर 4 रखने पर, हाँ, इस बात का ध्यान देंगे हम यह रखते समय कि हम जो वैल्यू रख रहे हैं उससे कहीं ग्राफ में मान बटे में न आए। अगर वह बटे में आ जाएगा तो हमको दशमलव में दिखाना होगा, और दशमलव में ग्राफ खींचते समय हमसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। इसलिए हम इसका आंसर जो आता है हम पूर्णांक में लाते हैं, चाहे धन पूर्णांक में आए चाहे ऋण पूर्णांक में, उससे मैटर नहीं करता है। तो y बराबर 4 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा y माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा, 3। तो x में अगर हम y में अगर हम 4 रखते हैं तो x में कितना आता है, 3। एक और मान अपनी मर्जी से कुछ और रख लीजिए ताकि 3 मान हो जाए और हम आसानी से इसे निकाल सकें। समीकरण 1 में y बराबर कोई और मान अपनी मर्जी से चूज कीजिए, 2 रखने पर। तो x बराबर y माइनस 1, यानी y के जगह हम रखेंगे 2 माइनस 1 यानी कितना, 1। यानी हमने इसमें यहाँ रखा 2 तो यहाँ आया 1। अब इन तीनों के नाम दे दिए, एक को नाम दे दिया हमने a, दूसरे को नाम दे देंगे b, और तीसरे का नाम दे दिया हमने c।
ठीक, अब हम लेंगे समीकरण 1 का हमारा हल सारणी निकल गया। अब हम लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2, अब समीकरण 2 के लिए भी ठीक इसी प्रकार एक हल सारणी बनेगा। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 को लिखना होगा। हम समीकरण 2 को लिखेंगे 3x + 2y - 12 = 0। इसमें से बताइए किसको अलग करें, किसी एक को आपको सिंगल रखना होगा। x को ही अलग करते हैं तो ये हो जाएगा 3x, और इसको हम उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -12 जाएगा तो क्या हो जाएगा +12, प्लस 2y जाएगा तो -2y, और यहाँ x = 12 - 2y, और अपान क्या हो जाएगा 3। बस अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। ये जब भी पेपर में आपके हल बनाने के लिए आएगा, फुल मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 प्रोसीजर करने होते हैं। हमारा एक है x = 12 - 2y/3, और दूसरा हमारा y में वैल्यू रखना है। एक तो वैल्यू हमको पहले से ही पता है, वो वैल्यू प्रतिच्छेद कर रही है एक बिंदु पर, और वो हमने पहले से ही निकाल रखा है 2, 3। इसको हम ऐसे बिंदु से बेटर रहेगा, हम इसका नाम दे देंगे प्रतिच्छेदी बिंदु। हम इसका नाम दे सकते हैं प्रतिच्छेदित बिंदु, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों में बिंदु रहेगा। तो एक तो ये, और 2 अपनी मर्जी से कोई हम निकालेंगे। बढ़िया ग्राफ बनाने के लिए 3 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, नहीं तो आप 2 पर भी निकाल सकते हैं। तो एक तो हमारा y में हम पुट करेंगे, y के जगह हमारा हो जाएगा 3, तो x के जगह कितना आ जाएगा 2, और इसका नाम हमने पहले ही दे रखा है क्या, a2, 3। इस बिंदु का नाम हमने देखा। अब 2 आपको अपनी मर्जी से लेना है, तो चलिए ऐसा कुछ लीजिए कि जिससे y का, x का जो मान है वो बटे में 9 है, ऐसा कुछ हमें लेना है। अगर हम यहाँ 4 लेते हैं तो देखिए y 2 4 जा 8, और 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, 3 से 4 में भाग जाएगा नहीं, तो 4 रखना गलत हो गया ना, 3 रखते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 3, तो 2 आएगा। क्या हमारा पहले से बिंदु नहीं है, तो यह तो है, 3 भी नहीं रख सकते। अब 6 रखते हैं, बिल्कुल सही, 6 रख लेते हैं, तो 6 दूना 12, 12 में से 12 जाएगा 0, 3 में से 0 को भाग देंगे 0 हो जाएगा। यानी हम 6 रख सकते हैं, 6 पर मान इसका पूर्णांक में आ रहा है। तो हम x लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y बराबर 6 रखने पर, जब हम 6 रखेंगे तो क्या होगा, x = हो जाएगा x = 2 - 2y/3, यानी 12 - 3 गुणे 6, 2 गुणे 6, 2y है 2 गुणे 6 बटा 3, यानी 12 - 12 बटा 6 बटा 3, यानी 0 बटा 3, यानी कितना है 0। यानी y में हमने रखा है 6, तो x में कितना आया है 0। चलिए एक बिंदु और पता करना है आपको। अब हम यहां रख देंगे इसका नाम हो जाएगा b, नहीं b तो हम पहले से ही ले चुके हैं, c भी हो चुका है, तो इसका नाम हमने d रख दिया। d = d 0, 6, 0, 6। एक और बिंदु आप लीजिए, उससे छोटा भी हम कोई बिंदु चाहे तो ले सकते हैं। तो हमने यहां, चूंकि ग्राफ में आप जितना बड़ा बिंदु लेंगे आपको ग्राफ उतना बड़ा बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप 10 से नीचे की कोई बिंदु ले लीजिए, ताकि आप आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। तो समीकरण 2 में हमने अगर यहाँ y के जगह अगर हमने 0 रखा, तो हम ध्यान देंगे कि 2 गुणे 0 0 हो जाएगा, और 3 में 12 से भाग देंगे तो
4 हो जाएगा। क्या हमारा बटे में मान आ रहा है x का? नहीं, यानी हम y के जगह क्या रख सकते हैं? 0। तो y इज इक्वल टू 0 रखने पर कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होता है, सर मान लीजिए हमने यहाँ 6 रखा है और यहाँ 0, इससे कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आप सुटेबल आपकी दिमाग शैली जहां तक काम करती है उसमें आप 6 पहले आया तो 6 को पहले रखिए, बाद में 0 आया तो 0 को रखिए। अब टीचर को बिंदु से मतलब है, ग्राफ से मतलब है, ग्राफ सही होना चाहिए उसका। तो हम क्या करेंगे कि रखने पर जब हम रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 माइनस 2 इंटू 0/3, यानी 12 माइनस 0/3, यानी 12/3, यानी कितना आया? 4। तो हमारा y में हम रखे हैं 0, तो x में आया है 4। अब इस बिंदु का नाम हमने दे दिया E। इस बिंदु का नाम हमने E दे दिया, और यह जो E बिंदु है क्या हो जाएगा? 4 का मान 0 हो जाएगा। चलिए, हमने इस पूरे ग्राफ का 90% पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। अब हम ध्यान देंगे ग्राफ पर। अब हम ग्राफ को खींचेंगे तो आपको पूरा बोर्ड ये दिखाई दे रहा है। अब ग्राफ की बात करते हैं। अब हम लोग खींचेंगे ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक्स एक्सिस को बनाते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखते हैं, आप जब भी ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ को बनाते समय ध्यान रखिएगा कि क्या सारे हमारे कोऑर्डिनेट जो है, जितने भी कोऑर्डिनेट आए हैं, ये हमारे निर्देशांक जो है क्या प्लस में है? तो दोनों के दोनों हम देख रहे हैं प्लस प्लस में है, और दोनों जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में निर्देशांक प्लस प्लस में होते हैं वो किस चतुर्थांश में बनते हैं? प्रथम चतुर्थांश में बनते हैं। यानी हमको x डैश और y डैश की जो मैपिंग है उसको छोटा ही रखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। हमको उसको बहुत ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हो गया हमारा केंद्र, 0 हो गया, ओरिजिन हो गया, ये हमारा मूल बिंदु इसे कहा जाता है। इधर हो जाता है ये x डैश अक्ष, ये हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा आपका y अक्ष, और ये हो जाएगा आपका y डैश अक्ष। ध्यान देते हैं, ग्राफ खींचने के लिए हम देखते हैं कि क्या हमारे जो बिंदु के निर्देशांक है वह किस चतुर्थांश में बने हैं। अगर वो आपके 3 चतुर्थांश में पड़ते हैं या चारों चतुर्थांश में आते हैं तो आप चारों चतुर्थांश को बड़ा बनाएंगे, और अगर सिर्फ किसी एक ही पर्टिकुलर चतुर्थांश में आ रहे हैं, जैसे यह जो है पर्टिकुलर प्रथम चतुर्थांश में ही आ रहे हैं, क्योंकि सबके मान x और y इनमें सबके मान क्या है? धनात्मक में है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश को हमने ज्यादा वरीयता दी है और बाकी सबको हमने थोड़ा छोटा बनाया है। अब हम क्या करेंगे? अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप तो ग्राफ पेपर में आपके लिए इक्वल डिस्टेंस खींच दिए गए होते हैं। इन केस आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप स्केल पर इसकी मैपिंग को करेंगे, इक्वल स्केल लगाएंगे और उसमें इक्वल डिस्टेंस पर लाइनिंग खींची होती है, उस इक्वल डिस्टेंस पर हम डिस्टेंस लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही आप इक्वल डिस्टेंस पर स्केल की हेल्प से लेंगे कॉपी पर। क्योंकि ये बोर्ड है तो इस पर हम स्केल की हेल्प से नहीं ले सकते, मैं अनुमानतः इक्वल डिस्टेंस अपनी मेजरमेंट से ले रहा हूं, लेकिन आप जब कॉपी पे करेंगे तो इसे इक्वल डिस्टेंस पर इनके सारे डिस्टेंस को पॉइंट आउट करेंगे। अब चलिए, हमने लिख दिया। अब इनके डिस्टेंस जो हमने पॉइंट आउट किए हैं, जो पॉइंट्स हमने लिए हैं, उन डिस्टेंस को नाम दे देते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5
-1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो हमने हल सारणी ली है, हल सारणी बनाई है, उसमें सबसे पहले समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 के लिए जो यह रेखा हमने खींची है, इस रेखा के लिए जो हमारे बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, हम वह ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सबसे पहले a वाले को प्लॉट करेंगे। तो a हमारा x में जो है, x में हमारा 2 है और y में 3 है। तो x में 2 पर और y में 3 पर जब प्लॉटिंग करेंगे तो ये बिंदु जहां आकर के मिलेंगे वहीं पर हमारा पहला बनेगा और उस बिंदु का नाम हमने दे दिया है A2,3। उस बिंदु का नाम A2,3 है। अब हम अगले निर्देशांक की तरफ बढ़ेंगे। अगले निर्देशांक में बात करेंगे तो अगले निर्देशांक के लिए हम देखेंगे तो अगला निर्देशांक हमारा बी के लिए जो बिंदु है हमारा 3,4 है। तो यक्स में हमने लेना है 3 और वाई में लेना है 4। तो यक्स में हमें 3 लेना है, यक्स में हम 3 ले लेंगे और वाई में हमें लेना है 4। तो ये हो जाएगा B3,4। और अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले स्टेप में जब हम आएंगे तो हमारा अगला बिंदु लेंगे C1,2। तो C का 1,2 है तो C का हमने यहां लिया है 1 और यहां पर है हमारा 2। तो ये हमारा 1,2 है। अब जब आपके जितने भी हल आपने निकाले हैं वो हल अगर आपके सही है, हल आपके अगर वो सही है तो आपकी यह जो बिंदु आई है इसको जब स्केल रख करके आप स्केलिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि यह जो भी बिंदु निकल करके आई है इस बिंदु की जितनी भी रेखाएं हैं, यह जितने भी बिंदु हैं, यह सीधी रेखा में स्केल पर आपके आ जाएंगे। देखिए मैंने बिना स्केल के हेल्प से भी बनाया है तो लगभग सटीक आया है। एकदम एक सीधी लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जितने भी ग्राफ या बिंदु निकाले हैं वो आपका सही है। पहला हमारा है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यह हो गया हमारे पहले टर्म्स के लिए। अब हम बात करेंगे दूसरे रैखिक समीकरण की बात करेंगे। दूसरे टर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो पहला है हमारा 2,3। तो वो हमने पहले से ही उस बिंदु को निकाल रखा है 2,3। दूसरा हमारा बिंदु है 0,6 यानी x 0 है और y 6 है। तो x 0 है और y 6 है, हमारा यह बिंदु यहाँ है और इसका नाम हमने दिया है D 0,6। और एक बिंदु जो हमारा है वह 4,0 है तो वह हमारा बिंदु यहां हो जाएगा 4,0 जिसका नाम हमने दिया है E। अब इस लाइन को भी अगर आपने बिंदु सही निकाले हैं, आपने मान सही रखा है तो यह लाइन भी रैखिक समीकरण में जब ग्राफ आप खींचेंगे तो स्केल लगा करके आप जब देखेंगे तो यह भी एकदम एक सीधी लाइन हुई जाएगी। देखिए मैंने बिना स्केल से बोर्ड पर किया है तो भी मेरा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ बना है। आप जब स्केल की हेल्प से करेंगे कॉपी पर तो आपका ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और इस रेखा का जो हमारा नाम है वो हम देंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। यह दूसरी लाइन जो थी हमने इसके लिए निकाला। यही आपका ग्राफ बनाने की विधि थी। अब ग्राफ में ऐसा कभी कभी क्वेश्चन में ये कर देता है कि निम्नलिखित समीकरणों के ग्राफ जब खींचने के लिए निकालते हैं तो हमारी दशाएं यहाँ चेंज हो जाती हैं। इन केस मान लीजिए कि A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इस स्थिति में यह जो रेखाएं आती हैं यह ऐसे प्रतिच्छेदित करती हुई नहीं आएंगी, तब वो समांतर आएंगी। ऐसे तब रेखाएं समांतर आएंगी। तो हम यहां ही जान जाएंगे कि रेखाएं क्या आ रही हैं, समांतर आ रही हैं कि संपाती आ रही हैं कि क्या आ रही हैं, हम पहले ही पता कर लेंगे। और उस जब ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पॉइंट आउट जो भी हमने ग्राफिंग की प्लॉटिंग की होगी उसके हिसाब से हमारा पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है कि
नहीं है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न के साथ टीचर्स या जो भी बोर्ड में प्रश्न दिए जाते हैं उसमें एक और क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है कि ग्राफ खींचिए और जो ग्राफ खींच रहे हैं उसमें x अक्ष पर या y अक्ष पर, जिस भी अक्ष का नाम ले उस पर ध्यान देंगे, x अक्ष पर या y अक्ष पर बने त्रिभुज के को छायांकित कीजिए। तो यहां ध्यान देंगे, अगर x अक्ष की बात कर रहा है तो यहां त्रिभुज के जो निर्देशांक ज्ञात करने हैं, एक निर्देशांक हमारा यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है। अगर आपसे निर्देशांक पूछता है तो इस वाले निर्देशांक को आप ज्ञात करेंगे, दूसरा यहाँ आपका दे रखा है और तीसरा यहाँ। इस भाग को छायांकित करने के लिए भी कभी कभी कह देता है प्रश्न में, तो आप इसे छायांकित कर लेंगे, पेंसिल की शेडिंग लगा लेंगे और इसे ऐसे छायांकित कर देंगे। कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी पूछ देता है, तो हम इस वाले भाग को जो x अक्ष पर छायांकित है इसे हम ऐसे छायांकित कर लेंगे। कभी कभी आपका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, पूछता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तब आप छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए जो आपने नोटेशन दिया है, एक का नाम E है और एक का नाम A है, इसका नाम भी आप कुछ D दे सकते हैं। तीनों निर्देशांकों के बीच में त्रिभुज का क्षेत्रफल आप मान लीजिए रखेंगे, या इसका नाम आप G दे दीजिए। तो AGE त्रिभुज AGE, त्रिभुज AGE का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे क्षेत्रफल। आप यहां रखेंगे फार्मूला आधार गुणे ऊंचाई। आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला यहां रखेंगे, त्रिभुज AGE का क्षेत्रफल, त्रिभुज AGE का क्षेत्रफल भी कभी कभी पूछ देता है प्रश्न के साथ। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई करते हैं, तो 1/2 आधार आपका ये हो जाएगा -1 से लेकर के 4 तक का। तो ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 टोटल बेस। हम कई बार बच्चे ये समझते हैं कि यह जो माइनस दिया हुआ है हम उसे नहीं लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस यानी लेंथ कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो हमें ये पूरी लेंथ लेनी होती है। तो हमारा पूरा बेस यह हो जाएगा, और हमारी जो पूरी हाइट है वो आखिरी में कहां तक आई है, 3 तक आई है। तो हमारी ऊंचाई हो जाएगी 3 और आधार का जो लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो हम 5 में 3 का गुणा करा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो हमें उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न कभी कभी बढ़ाता है तो ऐसे भी बढ़ा सकता है। धन्यवाद।